प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम है। कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान इलेक्शन के करीब तरीन मरहले की तरफ गामजन हो गया जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मीर हज़ार खान खोसो, जो कि नॉमिनेशन थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, उनको पाकिस्तान का गालिबन छठा निगरान प्राइम मिनिस्टर कायम कर दिया और उनको एक बड़ी भारी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने की। आपको बता चलूं कि डेडलॉक जो था वो खोसो साहब के नाम पे सबसे ज़्यादा इसलिए आया कि मुस्लिम लीग नून जो थी उसको उनके नाम पे एतराज़ात थे। एक तो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ने पेश किया था, लेकिन उससे बढ़ के ये कि इनके मुतालिक ये कहा जाता था कि ये आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के करीब रहें। ये भी एक हकीकत है कि खोसो साहब जो हैं उनके बेटे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MP रह चुके हैं, इसलिए इन वजूहात की वजह से जो पार्लिमानी कमेटी थी उसमें इनका नाम जो है फाइनल नहीं हो सका। लेकिन बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इशरत हुसैन जो कि फेवरेट थे और जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद, उनके नाम को रद्द करते हुए अपने हिसाब से एक गैर जानिबदार नाम दिया। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है। इनकी उम्र पे बहुत एतराज़ था कि इनकी उम्र जो है वो 80 से भी ऊपर है, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो मुल्क को एक ऐसे निगरान प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत थी जिसमें तमाम पार्टीज़ जो हैं वो एतमाद कर लें कतई नज़र उनकी उम्र के। और हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने तो खैर नॉमिनेशन की थी, इस नाम की नॉमिनी थे वो खोसो साहब, लेकिन PMLN ने भी जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसको मान लिया है, तो पाकिस्तान की दो मेन पार्टी ने तस्लीम कर लिया। तहरीक इंसाफ ने जो है एतराज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तस्लीम कर लिया। इसी पे हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। उससे बढ़ के हम ये भी बात करेंगे कि आज परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ लाएँ और वो किस कैपेसिटी में आए हैं, क्या करने आए हैं, वो क्या कर सकेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन उन्होंने आज कतई नज़र कितने लोग उनके वेलकम के लिए मौजूद थे इस पर बात नहीं कर रहा इस वक्त में, लेकिन उन्होंने आके जो स्पीच की है उसमें उन्होंने मवाजना की है अपने दौरे हुकूमत का उस दौरे हुकूमत से जो इस वक्त 5 साल जमहूरियत का चल रहा है। और उनका ये पॉइंट ऑफ आर्गूमेंट रहा कि वो जिस हालत में पाकिस्तान और कराची को छोड़ के गए थे उससे बदतर पाकिस्तान इस वक्त है और ये समझते हैं कि पाकिस्तान को वापस वहाँ लेके आएंगे। उन्होंने क्या कहा कराची एयरपोर्ट पर, सुनते हैं। 5 साल पहले जो मैं छोड़ कर गया था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान किधर चला गया? किधर है वो पाकिस्तान? मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखता हूं पाकिस्तान की आज की सूरत हाल और पाकिस्तान के गरीब अवाम, आप लोगों की सूरत हाल। आपके लिए मैं वापस आया हूं, आपके लिए आज मैं ये नारा लगाना चाहता हूं, बचा के रहेंगे पाकिस्तान, बचा के रहेंगे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। जी व्यूअर्स, आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं पाकिस्तान जिस हाल में छोड़ के गया था उसका बेड़ा गर्क हो गया और दोबारा पाकिस्तान को ठीक करने आए हैं। इस पर बात जरूर करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो कल का जलसा है उसे किस हद तक जो है आज पाकिस्तान की सियासत में किसी भी किस्म की चेंज लेके आए, इस पर बात करेंगे। और क्या अब आज पाकिस्तान में 3 बड़ी पार्टीज उभर के सामने आई हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। इन तमाम चीज़ों में बहस हमारी होगी आज के इस प्रोग्राम में। अपने पैनलिस्ट का और प्रोग्राम में तारुफ कराते हैं इस प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा वार्म वेलकम। आज जैसे सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट आपको बताई कि निगरान प्राइम मिनिस्टर बिल आखिर तकर्रुर हो गया, उस पर एक इख्तलाफी नोट भी आया, मुतफ़क़ा नहीं था ये डिसीजन जो हुआ, जो पंजाब से हैं जस्टिस रिटायर्ड कियानी, उन्होंने एतराज़ किया इसके ऊपर। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी के असूलों के हिसाब से मेजॉरिटी ने कहा तो खोसो साहब जो है वो बन गए पाकिस्तान निगरान प्राइम मिनिस्टर। मालिक साहब को मैं बहुत वार्म वेलकम कहता हूँ, किसी तारुफ के मोहताज हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज इस प्रोग्राम में। आप इनके तज़किये सुनते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हारून रशीद साहब, इनकी कॉलम्स आप पढ़ते रहते हैं। हमें भी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से परवेज़ रशीद साहब। मालिक साहब, अगर मैं आपसे ही पहले ये पूछ लूँ कि ये जो विद वन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया है, ये जमहूरियत का हुस्न है या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है उसमें इस तरह की डिवीजन नहीं आनी चाहिए थी क्रेडिबिलिटी के लिए? एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी और जो खतरनाक भी है। आपको पता है 2 अभी तक इश्यूज पे इलेक्शन कमीशन के वोटिंग हुई है या डिसीजन ली गई। पहले जो नॉमिनेशन फॉर्म्स थे उस पर बात हुई, उसमें यह इशू बन गया कि क्या सदर के साइन चाहिए नहीं चाहिए, क्या उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो हो सकती हैं। और उसमें आपको याद होगा उसमें भी 4-1 हुआ और उसमें सिंध से जो मेंबर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जी वो खास नॉमिनेटेड हैं, पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड हैं। आज जो फैसला हुआ उसमें भी एक डिसेंटिंग नोट है और ये 4-1 हुआ और इसमें जो पंजाब से मेंबर हैं कियानी साहब जज साहब, उन्होंने अपोज किया। तो अब तासुर ये मिल रहा है कि जो सा ये इलेक्शन कमीशन है ये बड़ा पार्टिजन लाइन्स पर डिवाइड होता जा रहा है। और वैसे तो जो था इशू पहले मैं भी कहता रहा और भी लोग कहते रहे कि जो फ्रंटियर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मेंबर थे
देखा जाए तो वो भी एक्चुअली ऑपोजिशन के ज़्यादा नॉमिनेटेड थे, सरकार के नहीं थे। वो क्या नहीं, वो फिर बात कर लेंगे गिलानी साहब के ज़माने में क्यों ऐसे हुआ, लेकिन शायद इतना प्रेशर था मीडिया का और दूसरा कि इनको एक न्यूट्रल करना पड़ा। और इस फैसले में, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फारूक नाइक साहब ने अभी के फैसले में। इनका ख्याल ये था कि ये फैसला 4-1 इनके खिलाफ होगा और ये कॉन्फिडेंट थे कि सिंध वाला वोट डिसेंटिंग नोट होगा और 4 से ये PMLN के जो रिवर्स हो गया। उन्होंने एक नोट बनाया जिसमें उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया जो खत भेजा भी इनको, जिसमें तमाम कैंडिडेट्स के प्रोज कॉन्स करके, और उसमें खोसो साहब जो थे उन पे कोई डायरेक्ट एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि जिस दिन आखिरी दिन कमेटी बैठी हुई थी तो उसमें याकूब नासिर साहब जो से PMLN की तरफ से मेंबर थे, उन्होंने उस इजलास में भी खोसो साहब की बड़ी तारीफ कर दी। ठीक है, तो अगर पार्लियामेंटेरियंस मेरिट पे फैसला करते तो यही होना था जिसपे किसी का एतराज नहीं आपका इस पे पॉइंट। लेकिन मुझे जो फिक्र की बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन के भी 2 फैसले हुए हैं और बिल्कुल हमें पार्टी लाइन्स, ट्रेजरी वर्सेस ऑपोजिशन की लाइन पे एक तासुर ये मिल रहा है कि उस पर कमीशन डिवाइडेड है। ये तो बड़ी आपने अहम बात कह दी, अलार्मिंग बात भी है। हारून रशीद साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो एक और अहम लीडर हैं अपोजिशन के, ख्वाह पार्लियामेंट में ना भी हों, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात आपके नज़दीक हो सकते हैं जो आप कर सकते हैं या कोई और पार्टी कर सकती है हारून रशीद साहब, इस तकर्री के ऊपर खोसो साहब की? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो ट्रैवल कर रहा था, क्या उनका एतराज़ है वही वजाहत उसकी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो अच्छा हुआ है, इसलिए कि अब यह किस्सा किसी न किसी तरह ख़त्म होना चाहिए था, आगाज़ हो। बहरहाल इस तजर्बे से 2-3 बातें समझ में आई हैं। गलतियां होती हैं तो उनसे सीखना भी चाहिए, उनका मातम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। जज अच्छे मुंतज़म नहीं होते, इनकी कायनात 2 कमरों तक महदूद होती है, ये ठीक फैसले नहीं कर सकते। जिसका जो काम है वही वो बेहतर कर सकता है ना। तो ये अपना जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी ठीक नहीं हुई, अब नज़र आ रहा है प्रेशर ये बहुत एक्सेप्ट करते हैं, मुंतज़म को प्रेशर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये बन चुके हैं, अब इस झगड़े में नहीं पड़ा जा सकता कि ये कैसे हैं और क्या हैं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की तश्कील हुई खुफिया अंडरस्टैंडिंग से हुई, अब उसकी वाज़ेह होना शुरू हो गया है और इन पार्टियों से इससे ज़्यादा की कोई तवक्को भी नहीं की जा सकती। अब जो हो चुका है इससे आगे चलना चाहिए। जैसे भी ये हैं, कोई इनके बारे में बुरी बात तो हमने सुनी नहीं है। अब ये चलें और इनकी मदद की जाए, मीडिया भी इनकी मदद करे, सियासी जमातें भी मदद करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ इलेक्शन हो सकता है वो करने की कोशिश की जाए। 100% शफाफ तो नहीं हो सकता, ये बिगड़े हुए लोग हैं, बिगड़ी हुई आदतें हैं, बिगड़ा हुआ माशरा है, लेकिन जो बेहतरी हो सकती है वो कर ली जाए, जमहूरी निज़ाम को बचाया जाए, इसे मुस्तहकम किया जाए ताकि आगे बढ़ा जा सके। हारून साहब, कितना बड़ा सियासी विक्ट्री ले सकती है, दिल में सोच सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? एक तो ये कि अगर यही फैसला PMLN कर लेती पार्लिमानी कमेटी में तो शायद पंजाब में वज़ीर आला का फैसला करते हुए उनको एक एज हो जाता PMLN को, और वो कोई एक ऐसा कैंडिडेट ले आते जो उनकी जिसकी नॉमिनेशन उन्होंने की है, इस तरह ये पीपल्स पार्टी ने की हुई थी। लेकिन इसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली फैसला PMLN ने भी नहीं किया, एग्री भी नहीं किया, और मामला आया इलेक्शन कमीशन के पास जिन्होंने बादिल नजर में एक क्रेडिबल फैसला कर दिया गैर जानिबदारी से। तो पीपल्स पार्टी वाले कितने इससे खुश हो सकते हैं या सियासी फतह समझ सकते हैं? जाहिर है वो इस पे मुतमईन होंगे, लेकिन ये पार्टियों को इन चीज़ों में प्लेयर हासिल करने की बजाय, सैडिस्ट प्लेयर लेने की बजाय अब मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। ये बेदार मीडिया का ज़माना है, लोग बड़े आगाह हैं, सोशल मीडिया एक्टिव है, तो जैसी जैसी चालाकी कोई करेगा तो उसकी कीमत भी अदा करेगा। तो बेहतर है कि इत्तफाक राय से एक अच्छा वज़ीर आला बना लिया जाए जो किसी के साथ ज्यादती न करे। और अगर चालाकी करनी है, नौसरबाजी करनी है, तो जो करेगा वो उसकी कीमत चुकाएगा। राइट। मालिक साहब कुछ कहना चाह रहे थे इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ कामरान, अगर अब ये फैसला जाता है इलेक्शन कमीशन पे दोबारा पंजाब के चीफ मिनिस्टर का, और वहाँ पे अगर वो पंजाब में PMLN का फैसला कर देते हैं उनके कैंडिडेट का, तो ये बड़ा एक इंप्रेशन ये मिलेगा कि जैसे मुकमुका सा गेम्स हो रही हैं। ठीक है कि ठीक है जी, क्विट प्रो को एग्री हो गया, आप वहाँ ले लें, हम वहाँ ले लें। ये अब बड़ा ही एक डाइसी हो गया। मेरा ख्याल है बेहतरीन ये होगा इस वक्त ट्रेजरी के लिए, दोनों वहाँ तो खैर वो भी हुकूमत में ही है, कि PVP और PMLN जो से हैं अपने तय कर लें, जो मुझे मुश्किल लग रहा है। वरना ये इलेक्शन कमीशन को नीडलेसली इसकी जो गैर जानिबदारी है उस पर क्वेश्चन उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आज की एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो रही वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए 4.5 साल के बाद। हमारे साथ जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब मौजूद हैं। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक तो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, मुशर्रफ साहब के मुतालिक ये राय थी कि शायद वो नहीं आएंगे, इन हालात में वो आए जबकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट भी है।
लेकिन राशिद कुरैशी साहब, आप अपनी परसेप्शन में क्या देखते हैं, क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं, जबकि पार्टी उनकी अभी उनके अंडर ऑर्गेनाइज नहीं थी और इलेक्शन में सिर्फ 50 दिन रह गए हैं? कुरैशी साहब। कामरान, आपकी ऑब्जर्वेशन है तो सही जी। प्रेसिडेंट मुशर्रफ, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक कोई वादा नहीं किया जो पूरा ना किया हो। सो तब पहले भी जब लोग मुझे कहते थे कि जी वो कभी नहीं आएंगे, मैंने उनको कहा था वो अगर उन्होंने कहा है वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, और वो प्रूव हो गया। खैर, इस पे अब ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि जो भी खौफजदा होते हैं उनके आने से या उनकी प्रेजेंस से मुल्क में, उनको ये पता है कि ये शख्स ऐसा आदमी है जिसकी बारे में 5 साल ऑपोजिशन ने कोशिश कर ली, अपनी दिल जान लड़ा दिया कि कोई करप्शन का केस निकले, कुछ नहीं निकला, कोई ऐसी चीज नहीं निकली जिसके कोई नेगेटिव असरात हो उन पे। और देखिए जो केसेस इन्होंने बनाए हुए थे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस जिनकी कोई बिल्कुल बेसलेस थे, वो पहले दिन बल्कि उनके आने से पहले ही उस पे इमीडिएटली उनको बेल भी दे दी गई। इंशाल्लाह अगले 2-3 हेयरिंग में ये केसेस भी खत्म हो जाएंगे। कोई ताल्लुक नहीं है उनका बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन से या अकबर बुख्ती की जो उसने अपने आप को ही धमाके से उड़वा दिया। ठीक। अच्छा राशिद साहब, एक बात बताइए कि देखें जो हुकूमती ज़राए हैं ना, वो भी बड़े परेशान हैं उनके आने से। सियासी लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिक्योरिटी के लिहाज से। अब जैसे जलसे करेंगे मुशर्रफ साहब, तो मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी अलार्मिंग हद तक जो है टारगेट पे है। तो मतलब लाल मस्जिद के जो लोग कहते हैं कि उन्होंने करना है, तलाल बुख्ती साहब जो है जो कहते हैं उन्होंने ओपनली प्राइज मनी रखी हुई है, तालिबान ओपनली कहते हैं कि हमने परवेज मुशर्रफ साहब को टारगेट करना है, तो परवेज मुशर्रफ साहब तो है ही है टारगेट। उनके जलसे में आप भी होंगे, पाकिस्तान की अवाम भी होगी। ये सब चीजें जो है सिक्योरिटी रिस्क के साथ जलसे कर सकेंगे, वो लेवल प्ले फील्ड होगी उनके पास? जी बिल्कुल करेंगे। और पहली बात मैं यही बात जो आपने अभी की कि उनको हेड मनी रखी हुई है तलाल बुख्ती में और हैरत होती है मुझे कि जिसको हम इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहते हैं, इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस हर चीज का सुओ मोटो नोटिस लेते हैं, उन्होंने इसका सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया कि किसी के बारे में वाजिबुल कत्ल उसको करार देना जो ये तलाल बुख्ती ने, और पैसा उसके लिए रखना, इसको तो पकड़ के फौरन जेल में डालना चाहिए था सुओ मोटो केस में, मगर चुप हैं। अफसोस ये है कि ऐसे बिल्कुल बायस्ड और प्रेजुडिस जो उनके बारे में पाकिस्तान में पिछले 5 सालों से झूठ बोला जा रहा है, वो अभी साफ जाहिर हो जाएगा हर इंसान को और अवाम पाकिस्तान को कि इसके बारे में, एक नेक आदमी के बारे में क्या कितना बड़ा झूठ बोला गया है। अच्छा। और मेरा ख्याल है खुदा इसका परवेज मुशर्रफ को अजर भी देगा और एक रिवॉर्ड भी होगा। ठीक है। अच्छा राशिद कुरैशी साहब जी, मेरे साथ जो है ना इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के 2 बड़े मोतबर नाम सहाफियों के हिसाब से। मैं चाहूंगा कि वो भी आज उनके अराइवल के ऊपर सवाल अगर उठाना चाहें या बात करना चाहें, आप मेरे साथ रहें। हारून रशीद साहब, राशिद कुरैशी साहब की आपने बात सुनी, चीफ जस्टिस साहब को वैसे इस पे आपके ख्याल में उसको नोटिस लेना चाहिए था कि किसी भी शख्स ख्वाह वो कोई भी हो, हम उसको लाइक करें या डिसलाइक करें, उसका ताल्लुक किसी पार्टी से भी हो, तो जो बुख्ती साहब ने अनाउंस किया इससे तो अनारकी होगी स्टेट के अंदर। हारून रशीद साहब, और फिर क्या तजिया आपका मुशर्रफ साहब के आने पे पाकिस्तान में? देखिए ये बात तो सही है, किसी को कोई हक नहीं है कि किसी पे हेड मनी मुकर्रर करे। स्टेट अगर फंक्शन नहीं करेगी तो अनारकी होगी, और अनारकी का मतलब फसाद है, और फसाद के बारे में कुरान मजीद कहता है ये कत्ल से बड़े, अल-फितना तो अशद्द मिनल कत्ल, मुल्क तबाह हो जाते हैं इससे। इसका नोटिस लिया जाना चाहिए, मैं इस पे एग्री करता हूँ। बाकी इन्होंने कहा नेक आदमी है, तो मेरा ख्याल है जनरल साहब की उर्दू अच्छी नहीं है। अच्छा आदमी तो ये कह सकते हैं, वो भी अपने पर्सपेक्टिव से। नेक आदमी और होता है, हम जानते हैं वो नेक आदमी नहीं है। और बाकी जो है उनका पॉलिटिक्स में क्या कोई फाल किरदार होगा, तो मेरा ख्याल है कि कोई बड़ा किरदार उनके लिए नहीं है। उन्होंने 5 साल ज़ाया कर दिए। लीडर वो शख्स होता है जो मैदान जंग में होता है, और सियासी मैदान का मतलब यह है कि वो मीडिया के सामने मौजूद हो, लोगों में घुले मिले, जल से जुलूस करे। जो पॉलिटिकल कल्चर होता है, पॉलिटिक्स एक लोकल रियलिटी होती है, हर जगह मैकेनिक्स मुख्तलिफ होते हैं, माहौल मुख्तलिफ होता है। वो कीमती वक्त उन्होंने ज़ाया कर दिया, उनके लोग चले गए, और उन्हें थ्रेट भी है अलकायदा, तालिबान, लश्कर जंगवी, सिपाही साहबा। अगरचे हम ये कहेंगे कि किसी को हक नहीं है कि गोली चलाए और मामला अदालत में होने चाहिए, लेकिन इन पर कोई काबू तो नहीं है।
और पॉपुलैरिटी भी उनकी अगर अब बाकी रह गई है गैर फालियत की वजह से, एक जमाने में वो पॉपुलर भी थे शुरू के दौर में, जब तक उन्होंने चीफ जस्टिस को बरतरफ नहीं किया था, उस पर उनकी मुखालफत शुरू हुई। तो वो कराची में है, एमकेएम से वो कोई मामला कर लें तो वहां से एक सीट वो निकाल सकते हैं, बाकी तो उनके साथी उन्हें छोड़ गए और अगले चंद दिनों में ये बात वाज़े हो जाएगी। मेरा अंदाजा है, अंदाजे दुरुस्त भी होते हैं, गलत भी होते हैं, लेकिन अंदाजा यही है कि अगले चंद हफ्तों में ये किस्सा पाक हो जाएगा। अच्छा राशिद रशीद साहब, एक तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, दूसरा इसके मैं इसी पे आपसे सवाल भी करूंगा ताकि आप जवाब दे दें कि आज पाकिस्तान में जो पॉपुलर तरीन लीडर्स हैं उनके अंदर चीफ जस्टिस साहब भी हैं, हालांकि वो पॉलिटिकल लीडर नहीं है, उनके अंदर इमरान खान साहब हैं, उनके अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, ये पॉपुलर लीडर्स हैं और ये वो तमाम लोग हैं जिनका स्टैंड आपके उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बल्कि कईयों का तो अगेंस्ट है आपसे। तो अब इसका भी जवाब दे दीजिए, किस तरह आप सर्वाइव करेंगे 50 दिनों में, और हारून रशीद साहब की बात का जवाब दे दीजिए। कामरान, हारून रशीद साहब के आम तौर पे ओपिनियंस को मैं वैल्यू करता हूँ जी, और वो बात सही करते हैं। जहां इन्होंने कहा कि मुझे नहीं, उर्दू मेरी कमजोर है और नेक का मुझे मतलब नहीं पता, मेरा ख्याल है ये उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिनके बारे में उनको खुद इल्म नहीं है, और ये कहना कि उनको पता है वो नेक नहीं है। मुझे बहुत दुनिया ये कह सकती है कि हमें ये पता है कि हारून रशीद नेक नहीं है, जो सही ना हो, और ऐसा शख्स ऐसी बात करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर छोड़ दीजिए इस बात को। दूसरा, हारून रशीद ने कहा कि इन्होंने 5 साल जाया किए। इसमें कुछ एस्पेक्ट जो है वो सही भी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं थे, और 5 साल नहीं 4 साल थे जो नहीं थे इधर। लेकिन मैं समझता हूँ जो भी ट्रायल करना था इसका परवेज मुशर्रफ का, वो इस बात का कि जी उसने ये गलती की, वो गलती की, ये गलती की, या कोई करप्शन का, वो हो चुका है उसका। और इंशाल्लाह अब क्योंकि वो सामने आ गया है, हर चीज दूध का दूध और पानी का पानी हमें नजर आ जाएगा। और इंशाल्लाह मैं ये भी समझता हूँ क्योंकि हारून रशीद बात सच्ची करते हैं टू द बेस्ट ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग, यही हारून रशीद इंशाल्लाह एक दिन ये कहेंगे कि हाँ जी मैं गलत था। 2 चीजें। तीसरी चीज जी जो आपने कहा रह गए हैं, और उसमें तैयारी करना एक इलेक्शन की, जहां हमें जो पॉपुलर लीडर नजर आ रहे हैं, जिस तरह आपने कहा पॉलिटिकल लीडर्स, आपने बात कर दी नवाज शरीफ की भी और इसकी इमरान खान की भी, और बात बात में आप कह गए चौधरी को, जी। तो मैं भी पॉलिटिकल लीडर ही हूँ वो, क्योंकि मुझे नहीं समझ आती एक ऐसा शख्स जो चीफ जस्टिस हो पाकिस्तान का, वो किस तरह चुप रह सकता है एक ऐसे केस में जहां उसको सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए था तलाल बुख्ती के बारे में। मैं हैरान हूं कि वो अतीका ओडो के बारे में तो सुओ मोटो ले सकता है, और यहाँ वो सोए रहे, सुप्रीम कोर्ट भी सोया रहा और कुछ नहीं किया उन्होंने। सो शायद पॉलिटिकल लीडर ही हैं। चौथी बात, हम कोशिश करेंगे, चौथी तो पूछने लगा हूं आपसे भी, चौथी तो पूछने कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी कि अपनी पार्टी को गैल्वनाइज करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहता। अच्छा कुरैशी साहब मेरी बात सुने, चौथी बात तो मैंने पूछनी आपसे, 3 तो हो गई। अच्छा अब चौथी ये, वैसे मैं करेक्ट कर दूं, कल मुझ पे कंटेम्प्ट लगे, मैंने तो ये कहा था कि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है वो पॉपुलर लीडर हैं, पॉलिटिकल लिहाज से नहीं वैसे पॉपुलर, लेकिन चले बहरहाल आपकी अपनी मर्जी, आप जो चाहे कहें उस पर आप आजाद है। मालिक मेरा तो कभी हमने नहीं सुना कि चीफ जस्टिस एक पॉपुलर लीडर हुआ। हमने ये जरूर सुना है कि जस्टिस या डिसीजन जो थी जजेस की, उनकी साहब आपकी वजह से बने पॉपुलर हो, आपने उनको हीरो बनाया है, ना उतारते तो ना हीरो बनते। लेकिन चले बहरहाल मालिक साहब की तरफ मैं जाता हूँ। मालिक साहब को सवाल करना है आप राशिद साहब से। मेरी सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन है। एक तो यह है कि ये क्यों सुओ मोटो का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने खतरा उस हेड मनी से, इनको चाहिए कि सीधा कोर्ट को अप्रोच करें कि एक शख्स है इसने हमारे पे हेड मनी डाला हुआ है, हमारी लीडर पे, ये पार्टी करे या वो खुद करें, और इसको लीगल लाना चाहिए। आप क्यों, लेकिन मालिक साहब उनका ये पॉइंट तो है ना कि उसको नोटिस टमाटर पे भी लेना चाहिए, जस्टिस को लेना चाहिए, उनको चीफ जस्टिस को लेना चाहिए। इवन देन फिर अगर ये आप, इसका मतलब फिर आप उसको पॉलिटिकल माइलेज आप भी लेना चाह रहे हैं ना, अगर ये जेन्युइन एक थ्रेट है जी और ये आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको लीगल ऑप्शन है, आप फोर्स कर दें कोर्ट को। वो वैसे आर्गुमेंट दे रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के ऊपर कि उनको लेना चाहिए। जहां तक मुशर्रफ साहब के आने का ताल्लुक है, वहां मैं बिल्कुल हारून साहब से एग्री करता हूं। एक पॉलिटिकल स्पेस थी आज से 4 साल पहले,
वो स्पेस एक थर्ड एलिमेंट की थी, जो लोग बहुत नाराज थे पीपल्स पार्टी से, पीपीपी से, चेंज चाहते थे, वो प्लेटफॉर्म ले गए इमरान खान। अब ये इनके पास सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है मेरी समझ से बाहर है। और दूसरा मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इलेक्शन कमीशन को उन सबको भी देखना चाहिए कि जो भी आ रहा है, जो इतनी मैसिव फंडिंग हो रही है, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चल रही हैं, जनरल साहब भी आ रहे हैं, जनरल साहब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, प्रेसिडेंट थे, कोई इतनी तनख्वाह नहीं होती, सब कुछ था, पैसे कहां से आ रहे हैं? इनकी भी हो रही है, इनकी भी जो कैंपेन है, हुज रिस्पॉन्सिबल, तारुल कादरी आए थे, हुज रिस्पॉन्सिबल, अगर इमरान खान दे रहे हैं, पार्टीज का अभी तक पार्टीज ने ये डिस्क्लोज नहीं किया कि किस पार्टी के पास कितना इलेक्शन फंड है, और इश्तेहार जो से करोड़ों के शुरू हो गए में, ये इलेक्शन कमीशन को अब देखना है, खाली इन चीजों पे नहीं कि किसने ये तो इलेक्शन कमीशन सवाल हो गया। अब राशिद कुरैशी साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, फिर आपसे रुखसत दूंगा मैं फिलहाल प्रोग्राम से। मुझे बता दीजिए कि कोई फैसला किया है परवेज मुशर्रफ साहब ने कि कहां से इलेक्शन लड़ेंगे और खुद कितनी जगहों से खड़े होंगे, और फिर ये कब बुलाई जाएंगे इन्विटेशंस? अच्छा, उनसे राब्ता है जो मुनक़ता हो गया। व्यूअर्स, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आएंगे तो हमारे पास एक और अहम तरीन इशू है। कल का जो जलसा हो उस पर हम बात नहीं कर सके थे कल के प्रोग्राम में, आज के इस प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे। इसके अलावा उससे बढ़कर पाकिस्तान के इलेक्शन के डायनामिक्स जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त, इस पर बात करेंगे। इलेक्शन बिल्कुल करीब है, निगरान प्राइम मिनिस्टर का आज तकर्रुर हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो क्राइटेरिया उस पर बात करेंगे। इतना सख्त क्राइटेरिया कि अगर शायद वो अप्लाई हो जाए तो पिछली असेंबली के बेशतर अरकान जो है वो आगे आ ही नहीं सकते इलेक्ट होके, वो नाअहल करार पाएंगे। ये किस हद तक प्रैक्टिकल हो सकेगा इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ, इस पर बात करेंगे अपने एनालिस्ट के साथ। प्रोग्राम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो हलचल कल मचाने का क्लेम किया था इमरान खान साहब ने। मालिक साहब, आपके ख्याल में वो जो ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया था कि ये एक इस तरह का मार्च होगा, एक इस तरह का जलसा होगा जिसके अंदर वो जो जितना डेफिसिट था उनका 8 महीने का वो नज़र नहीं आया, उनकी पार्टी नज़र नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की वजह से वो ना सिर्फ कंपनसेट हो जाएगा बल्कि वो उससे बढ़ के आगे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। लाहौर के जलसे से बढ़ के तहरीक इंसाफ जो है वो लीड कर रही है, नॉट ओनली सेकंड थर्ड पार्टी, एज अ लीडिंग पार्टी। आप वहां मौजूद थे, आपका अपना अनबायस्ड कैलकुलेटेड एनालिसिस क्या है? मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। जब 30 अक्टूबर का जलसा था उस पर मैंने एक पीस भी लिखा था जी। कल का जो जलसा था, अगर उसको एज अ स्टैंड अलोन जलसा कामरान देखें तो बहुत बड़ा जलसा था जी, और मीनार पाकिस्तान पे इतना बड़ा जलसा करना मजाक नहीं होता, बहुत बड़ा जलसा था। लेकिन अगर आप उनकी अपनी हाइप पे देखें और जितना होना चाहिए था उतना बड़ा नहीं था, बड़ा छोटा सा। मैं आपको मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगा देता हूं। इन्होंने कहा था कि 80,000 हमारे लोग होंगे जो ऑफिस बेरर होंगे, जो हल्फ लेंगे इलेक्टेड। ठीक है, 80,000 अगर एक बंदा आता, 4 बंदे तो साथ लाता या 5 लाता है एक आदमी, 4-5 तो घर के ही आ जाते हैं। तो अगर 5 आदमी एक बंदे के साथ भी आते तो 4 लाख तो यही आदमी होना चाहिए जो नहीं था आपके ख्याल में? जो नहीं था। और इसमें मैं भी लाहौर की बात नहीं कर रहा, इसमें मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ऑफिस बेरर्स की बात कर रहा हूं। या तो ऑफिस बेरर बहुत थोड़ा आया, 25-30 हज़ार आया, वो 4-4, 5-5 लेके आया। मेरा अपना अंदाजा है कि कल आदमी होंगे 2-2.5 के करीब, 2.5 लाख। और इट वॉज अ बिग जलसा, पैशन बड़ा था, जज्बा बड़ा था, मूड बड़ा जबरदस्त था। लेकिन मेरा ख्याल है जो इनको किक ऑफ होना था, जितना होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आपके ख्याल में? क्योंकि अगर 80,000 इलेक्टेड लोग हैं, वो अगर 2 बंदे भी साथ लाएं तो लाखों में नहीं उतना। बहरहाल ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ख्याल में कॉम्प्लेसेंसी एक लिहाज से इस पार्टी के लिए अच्छा हुआ कि जो इन्होंने गारंटीड था, और जो मेरे ख्याल में सारे थोड़े से ढीले पड़ गए थे, सबको ख्याल था इतने तो लोग हो ही जाएंगे, और कॉम्प्लेसेंसी आ गई है। और ये अच्छा है कि हल्का सा आपको झटका लग जाता आगे अगले कैंपेन में, इलेक्शन में। दिन रह गए 50 से कम, तो ये झटका मुतहम्मिल हो सकता है। इमरान फैक्टर को आप डिनाई नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत लेकिन जिस कल इमरान की जो स्पीच थी, मेरा ख्याल है इमरान की स्पीच रेटरिक ज्यादा थी, थोड़ी सी और ज्यादा स्पेसिफिक्स में जाना चाहिए था, थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना चाहिए था। एक जो वही बात हुआ, हमारी से मेरी बात हो रही है, लोग स्पीच सुनने तो पता नहीं आते कि आते डेमोन्स्ट्रेशन थी ना पावर की। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, फिर हारून रशीद साहब के पास जाऊंगा कि इमरान एज अ फैक्टर 30-40 सीट्स की तो बात ही नहीं हो रही ना इमरान खान साहब, इमरान खान एज अ लीडिंग फैक्टर की बात हो रही है। कल का जलसा आराम से 4+ होना चाहिए था। और कोई मैंने आपको हिसाब बता दिया, अगर 80,000 लोग इनके आए हैं, अगर वो आए हैं तमाम ऑफिस होल्डर, तो 5 आदमी तो साथ आते हैं ना, आप और मैं घर की 4 तो 4 लाख तो वही बन जाता है। तो वो नहीं थे, वो नहीं तो थे। डिसअपॉइंटमेंट है उसमें लाहौर कहां था, उसमें बाकी कौम कहां थी। इन्होंने वो ऑर्गेनाइज उस तरह नहीं किया, इन्होंने लोगों को मेरा ख्याल है ग्रांटेड लिया है, और वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर हुआ है। ये पॉपुलैरिटी फेलियर नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन। साहब, ओपन सवाल है आपके लिए, आप भी वहां पे आप विटनेस कर रहे थे। आपके ख्याल में जो एक्सपेक्टेशंस एज अ व्यूअर आपकी थी या इमरान खान साहब की थी जलसे से, वो पूरी हुई है?
देखिए, जो लोग तो चेंज चाहते हैं उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि दाता दरबार से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोग जमा हो जाएं। जी गालिबन अब्दुल मालिक साहब भी यही चाहते थे कि चेंज के, मुझे लगता है ये इस फैक्टर के हामी हैं। लेकिन ये जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, जो उसकी तंजीम की सूरत हाल है, अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं और लाहौर के इलेक्शन पे एतराज़ है, कोई लोग खुश नहीं हैं, वर्कर भी खुश नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन का तजुर्बा नाकाम हो गया है। और फिर ये कि उन्होंने 4 आदमी लाने के लिए कहा ही नहीं था उनसे, तो वो 4 आदमी कैसे ले आते? उसमें बहुत से लोग इसके मुतहम्मल भी नहीं हो सकते थे। फैसलाबाद में गाड़ियों के नर्ख जो हैं वो 10,000 से शुरू होकर 26,000 रुपये पर पहुँच गए, तो वसाइल हमेशा महदूद होते हैं। मेरे ख्याल में ये कामयाब जलसा था जिसका लाहौर पे बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और अगर वो ये बात, अब अब्दुल मालिक साहब एक बात ठीक कह रहे हैं कि अगर इसका फॉलो अप ठीक कर लिया जाए, मतलब फैसलाबाद में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, गुजरात में और जगहों पे, पेशावर में जलसे कर लिए जाएं, तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। लेकिन उसमें से निकल गई तहरीक इंसाफ, जिस सूरत हाल से वो 2-4 थी, सबसे पॉपुलर पार्टी बनी, फिर नीचे आती गई। तो जाहिर है कि अब उसको रिकवर करना है। कैंपेन वो अच्छी चला सकता है, साख उसकी है, उसे बहादुर आदमी समझा जाता है और समझा जाता है कि वो सच बोलता है। जब इन्होंने कहा ना रिटारिक की बात, तो जलसों में रिटारिक ही हुआ करता है। मजीद तकरीर उसे करनी थी, बारिश बहुत तेज हो गई, वो नहीं कर सका, उसकी वजाहत नहीं कर सका, अपने मंशूर उसे पेश करना था। मेरा ख्याल है कि बुनियादी टारगेट उन्होंने हासिल कर लिया। इससे मैं एग्री करता हूं, इससे ज्यादा लोग जमा किए जा सकते थे। लेकिन ये कि इतना बड़ा जलसा कोई दूसरी पार्टी तो नहीं कर सकती, नून लीग नहीं कर सकती इतना बड़ा जलसा, मालिक साहब पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती। और एक बात सवाल ही नहीं पैदा होता ऐसा बड़ा जलसा कर लें। अब कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, जब जलसे किए जाएंगे तो बहरहाल जो लोग फैसला करेंगे। लेकिन हारून साहब, ये मानसहरा में जो है, मर्दान में जो है, वो नवाज शरीफ साहब ने बहुत जलसा किया है और अभी वो दोबारा भी करने जा रहे हैं जलसे। तो मतलब ये तो इमरान खान साहब तो 8 महीने से कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के जलसे भी बड़े जलसे, हाँ जी, यही मैं आपसे अर्ज कर जलसे नहीं होंगे। इसका कंपैरिजन होगा और अप्रैल के एंड तक सूरत हाल वाजे हो जाएगी। ठीक है मालिक साहब, आप तो कमेंट कर दें। मेरा सवाल है, पहले आप कमेंट कर दें। 2 चीजें, एक तो देखिए इमरान के लिए बड़ा जरूरी है कि बजाय उन पे फोकस करने के जो लोग जीते हैं जी, बहुत ज्यादा उससे इंपॉर्टेंट कि इमरान उन लोगों पे फोकस करें जो इलेक्शन हारे हैं। देखें, पार्टी के अंदर इलेक्शन हुए, कोई 50% लेके जीत गया, लेकिन 45% वाला हारा हुआ भी है। अगर इन्होंने, इस पार्टी ने सिर्फ उन पे जोर ना दिया तो असल वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल जाएगा। तो ये तो जो जीते हैं वो तो ऑफिस में हैं, वो तो बैठे हुए हैं। इमरान को एक तो फोकस करना पड़ेगा उन लोगों पे जो इलेक्शन हारे हैं। और खाली मैं टॉप लेवल पे बात नहीं कर रहा, अलवी साहब जैसे लोग भी, बड़े पुराने लोग 15, उनको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। जो इन इलेक्शन में लोग नीचे हारे हैं उन पे एक तो फोकस करना बड़ा जरूरी है। दूसरा जो अलार्मिंग चीज़ ये थी कि जो इस जलसे में जो मुझे नजर आया, वो खैबर पख्तूनख्वा इधर और दूसरे एरियाज की बाहर के लोग बहुत ज्यादा थे जो काटते हैं। मैं बता रहा हूँ इनके लिए, अगर पीटीआई के लिए अगर इन्होंने लाहौर और दूसरी का पे डेंट डालना है, इनका असल फैसला यहाँ पे इलेक्शंस का पंजाब में ही होना है। पर लाहौर से जितना बड़ा टर्नआउट लास्ट टाइम था कामरान, वो लाहौर का टर्नआउट मुझे उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा कम थी, वो बहुत कम थी। इस बार ही जलसा अब्दुल मालिक साहब उससे ज्यादा था, टर्नआउट उससे ज्यादा था। वो कह रहे हैं लाहौर, अच्छा मेरा अपना असेसमेंट है, आई माइट बी रॉन्ग, मैं तो आपको अपनी राय दे सकता हूँ। जो मैं लास्ट टाइम में भी मैं जलसा देखा था, मैं तो कहा, मैं तो नहीं, आपने यानी कि मैं जलसों से बड़ा इंप्रेस होता हूं। मिली कि लाहौर के लोग कम थे और खैबर पख्तूनख्वा, मेरा ख्याल ये है कि इन्होंने फोकस नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। मैं अभी भी कन्विंस्ड हूं, इन्होंने फोकस नहीं किया ऑर्गेनाइजेशन पे और इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड। जी हारून साहब, अब्दुल मालिक साहब ये चाहते थे रेलवे स्टेशन से दाता दरबार तक लोग जमा हो जाएं। वो इस सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ये नहीं हो सकता सर। लेकिन इनका पॉइंट ये कि लाहौर वाले लोगों की पार्टिसिपेशन कम रही है थोड़ी सी। हाँ, इनको इसमें सोचना चाहिए। नहीं, बहुत पार्टिसिपेशन। अच्छा, हारून साहब कह रहे हैं कोई दूसरा जलसा जब इससे बड़ा हो जाएगा, ये इसके मुकाबले का भी हो जाए, तो फिर हम इनकी बात, वो अलग बात है। नहीं, हारून साहब वो बात, आप जलसे मैं कंपेयर कर रहा हूं इमरान के इस जलसे को पहले जलसे से, इसके क्राउड को इसी के पहले बड़ा था ये, इससे बड़ा था, इससे बहुत बड़ा होना चाहिए था। मेरे तरफ से तो पार्टी जीते ना जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है होने को, क्या एनालिसिस कर रहे हैं, जाहिर है। ठीक, अच्छा मालिक साहब, सवाल जो रह गया, आप कमेंट आपने कर दिया। सवाल मेरा फिर ये आपसे कि जलसे जो हैं, ठीक है, लाहौर में पीएमएल ने भी जलसा नहीं किया, वो कर लेंगे, जब वो करेंगे तो वो भी हम देख लेंगे। लेकिन इस पिछले 8 महीने में जब जिसकी तावील या लॉजिक इमरान साहब भी देते हैं कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बिजी थे, जिसको हारून रशीद साहब कहते हैं कि जी ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक्सपीरियंस जो है वो नाकाम साबित हुआ।
बहरहाल नाकाम था या कामयाब था, कामयाब भी समझ लें अगर, तो वो 8 महीने में मियां नवाज शरीफ साहब ने अलायंसेस की पॉलिटिक्स की, उन्होंने जलसे किए, उन्होंने हर इंपॉर्टेंट जगह पर जलसा किया, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर यहाँ तक। अब मुझे ये बताइए कि वो भी जलसों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो तो बहुत जलसे कर चुके हैं, तो ये एक जलसा जो है आपके ख्याल में वो वापस ले आए इमरान साहब को, और किस पोजीशन पे लेके आए अगर वापस लाया भी है? लीडिंग है, सेकंड है? एक जलसा कभी वापस नहीं लाता, लेकिन इनका इस जलसे का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग जो कह रहे थे ना जी खत्म हो गई है, पोल्स पे चली गई है, वो उसने शो कर दिया इमरान खान ने कि हम बिल्कुल रेलिवेंट हैं, हम एक सीरियस थ्रेट हैं, और ये आगे जलसे ही मैटर। देखिए जलसे क्या करते हैं, जलसे एक हवा बांधते हैं, और फिजा बिल्कुल एक जलसे से आप गेज करते हैं। आप और हम क्यों बैठ के बात कर रहे हैं ना, अगर जलसा इररिलेवेंट चीज हो तो हम और आप बैठ के क्यों डिस्कस कर रहे हो, लोग क्यों कीड़े निकाल रहे हो? इसलिए जलसा इंपॉर्टेंट होता है हवा बांधने के लिए। मेरा ख्याल है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इमरान इस कैंपेन के अंदर 50 दिनों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हिट करते हैं, कितनी जगह के तूफानी दौरे करते हैं, बिकॉज इसमें असल फैक्टर पीटीआई में इमरान है। देखें इनके बहुत कैंडिडेट्स, इनके पास वो विनेबल उस तरह नहीं है, इनके बहुत कैंडिडेट्स वो हैं जो नए होंगे, जो चेंज की बात हो रही है। इमरान का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरान कितने जलसे करता है, इमरान एक दिन में 15-15 जगह हिट करते हैं नहीं करते। लेकिन इमरान साहब तो कह रहे हैं कि 70 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे और 1 करोड़ उनकी मेंबरशिप है, तो फिर तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1 करोड़ मेंबरशिप का मतलब ये है अगर उनकी फैमिलीज भी लगा लें फिर तो ये स्वीप होना चाहिए, और उनका दावा फिर से होना चाहिए बात नहीं है। यही बात कर रहा हूं, इलेक्शन एक आर्ट है, इलेक्शन में लोगों को निकालना। आज अभी अमेरिका में आज के दिन लोग फोन करते थे रजिस्टर्ड डेमोक्रेट्स और दूसरे, और फोन करके 3-3 बारी पूछते थे कि हम आपको गाड़ी भेजें, मंगवाएं। आप सोचते भी नहीं कि अमेरिका में ये हो रहा है। वहां तो ये इशू नहीं है ना कि जी गाड़ी नहीं है, ट्रैक्टर पे आना है, ट्रॉली पे आना है। ठीक है, मोबिलाइज देखें, मोटिवेट करना है आपने वोटर को, लेकिन मोबिलाइज भी करना और फैसिलिटेट भी करना। मुझे हारून साहब को जाना है। हारून साहब मुझे एक बात बताइए कि एक तो ये जलसों की सियासत होगी, दूसरी एक बड़ी अहम सियासत जो आप शायद, मुझे नहीं पता आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैंने जब अभी खुद रिसेंटली जाके देखा है, जो देही इलाके पाकिस्तान के झंग हो गया, मुल्तान हो गया, ये साइड जो है यहाँ पे तो सर अभी भी जो है वो कंस्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स इस तरह चल रही है कि जो बंदा सबसे ज्यादा बाअसर है, जिसने इलेक्शन जीता हुआ है, जो पहले का एमएलए बनता आ रहा है, किसी का गद्दी का वोट है, किसी का फ्यूडलिज्म का वोट है, किसी का कोई ना कोई वोट है जो उसकी शख्सियत का वोट है, वो जिस तरफ जा रहा है वोट उस तरफ ही जा रहा है। वो वोट तो उस तरह ही मौजूद है। वो अलायंसेस हमने देखे हैं कि वो इमरान खान साहब की तरफ नहीं आ रहे पिछले 8 महीने में। आप अपनी तजर्बे की रोशनी में, क्योंकि आप तो इमरान खान की सोच जरूरी नहीं है कि आपकी मुताबिकत रखे, आपने जितना तजर्बा है आपका पॉलिटिक्स का, आपके ख्याल में आज 2013 का इलेक्शन जो है वो उसी तरह जो इमरान साहब समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का बल्ला होगा जहां पे वही वोट पड़ेगा, पार्टी को वोट पड़ेगा, लोगों को वोट नहीं पड़ेगा, या आप एग्री करते हैं कि नहीं अभी भी 60% इलेक्शन जो है अर्बन एरियाज में खासतौर पर वो शख्सियात का है, इलेक्टेबल्स का? एक बात तो यह है कि शहरों की आबादी उतनी नहीं है जितनी बयान की जाती है, देहात की तनासुब बदल गया है, शहरों की तरफ बड़ी माइग्रेशन हुई है। फिगर्स मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि शहरों की आबादी 60-65% है, देही इलाके की इससे कम है। ये बात आपकी ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स भी होती है, इन्फ्लुएंसर्स का एक रोल भी होता है, लेकिन तारीख हमें यह बताती है कि अगर नई नस्ल किसी के साथ हो और चेंज का फैक्टर उसके साथ हो तो उसकी नाकामी का खतरा बहुत कम होता है। बल्कि मुझे तो कोई ऐसी मिसाल याद ही नहीं है। कायदे आजम को 4% वोट मिले थे 36 के 7 के इलेक्शन में, और 75% उनको 0.5% मिले थे 46 के इलेक्शन में। इनके पास यकीनन वक्त कम है, लेकिन क्या फैक्टर इनके हक में जाते हैं? इनके पास वर्कर है। अब मैं नहीं कह सकता वो कितना बाहर निकलेगा, 30-40 लाख निकलेगा, 10 लाख निकलेगा, 3 लाख निकलेगा, ये घर घर इनके वर्कर जा सकते हैं। और तुर्की का तजर्बा यह है कि 5 दफा वर्कर किसी के घर चले जाएं तो वोट मिलने का 70-80%। ठीक है, वो जिस तरह रज़ाकार अब हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन कैंपेन ये सबसे अच्छी चला सकता है, तकरीर सबसे बेहतर करता है, साख उसकी अच्छी है। तो ये 3-4 हफ्ते में वाजे होगा, शायद 4 हफ्ते में वाजे होगा, फिर हम इस पे जजमेंट देंगे। जो जलसे है ना, ये जलसे जो आपके ये वाले पावर बेस है ना, जो पावर लॉर्ड्स, इनको कन्विंस करने में और स्विंग करने में बड़ा रोल देते हैं। जब वो देखते हैं ना कि इतना बड़े जलसे हो रहे हैं, फिर वो सोचते हैं अच्छा यार इसके साथ भी चला जा सकता है। जलसे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मालिक साहब की बात आ गई। ज़हीम कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कामरान आ रही है जी। अच्छा ज़हीम साहब, ये 23 मार्च का जलसा जो हुआ उसके बाद आप आज समझते हैं कि आपका बेसिकली मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं बल्कि इमरान खान साहब से होगा? एटलीस्ट आप ये मानते हैं, या अभी भी आपका ये मौकफ है जो आपका मौकफ है कि नहीं मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा आपका? जी नहीं, मेरा मौकफ यकीनन बड़ा वाज़ेह है जी कि पीएमएलएन ये समझती है कि जो रूरल हल्के हैं, जिस तरह अभी हजरत ने फरमाया कि 60% है या 65% है या जो भी है जनाब, वहां पे तो यकीनन मुकाबला पीटीआई और
पीपीपी और पीएमएलक्यू के कॉम्बिनेशन से ही होगा जी। लेकिन जो शहरों के इलाके हैं वहां पे यकीनन मुकाबला पीटीआई से ही होगा। लेकिन मैं एक सवाल का जवाब जरूर देना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्ग हैं, वो सिर्फ ये है कि ये किस तरह तयन हो गया इस बात का कि इस मुल्क का वो 4 करोड़ नया वोटर, वो यूथ जो नई पहली बार इलेक्शन में वोट देने जा रहा है, वो यक जुबान होकर एक तरफ चल पड़ेगा। मैं ये नहीं क्लेम करता कि 1% हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं ये वाज़ेह तौर पे कहूंगा कि उसकी बहुत बड़ा में सोच और इस तरह अभी जिब्ला ने भी फरमाया कि 2-3 हफ्ते लगेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ डिलीवरेंस हमने भी की है। इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद अगर आप कंपैरिजन कर लें तीनों सूबों का और ठीक है, मेरे साथ ही रहे आप मेरे आपका पॉइंट आ गया, मैं आपके पॉइंट को आगे पेश करता हूं। हारून रशीद साहब, ज़हीम कादरी साहब का पॉइंट तो बड़ा वैलिड है। वो कहते हैं जी आपको किस तरह इल्हाम हो गया एक इलेक्शन से, एक जलसे से, कि 4 करोड़ वोटर जो है वो पीटीआई की तरफ जाएगा और जो उनकी परफॉर्मेंस है डिलीवरेंस के हवाले से उनको क्यों नहीं शेयर मिलेगा उस यूथ का? ये किस तरह हमने डिसाइड कर लिया? नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं 4 करोड़ वोट उन्हें मिलेगा। मैंने कब कहा 4 करोड़ वोट मिलेगा? 2 करोड़ वोट मिल जाए तो बहुत है। 4 करोड़ वोट तो का मैं तो नहीं कह रहा, ये जिसने कहा है वो इसका जवाब दे। और मैंने ये भी नहीं कहा कि नौजवानों के सारे वोट उसको मिलेंगे। तमाम मुबस्सरीन इस पर मुत्तफिक हैं, तमाम सर्वे हमें ये बताते हैं कि नौजवानों में उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। अगरचे सर्वे ये भी कहते हैं कि नौजवानों के अलावा खातीन में, बुजुर्गों में भी उसके वोट हैं। मैं कोई ऐसा दावा मैंने किया ही नहीं है, तो मैं उसका जवाब किस लिए दूं? मैं तो ये कहता हूं कि नौजवानों में कशिश ज्यादा है, ये बात ठीक है, और बाकी 2-3 हफ्ते में वादे हो जाएगा। अच्छा, ये ज़हीम साहब एग्री करते हैं आपके ज्यादा यंग में वो पॉपुलर है मालिक साहब, और ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं इमरान साहब नहीं, सर्विस कह रहे हैं कि 18 से 18 और 21 के दरमियान जी ज़हीम साहब इज मोर पॉपुलर। नहीं, मैं नहीं समझता जी। आई डोंट थिंक, आई एम हम्बली डिसएग्री विद माय एल्डर हारून रशीद साहब एंड माय ब्रदर मालिक साहब। तो मैं देख रहा हूँ, आई कैन सी द स्माइल ऑन मालिक्स फेस है। मैं आई थॉट यू वर गोइंग टू कॉल मी एल्डर आल्सो। यू वर 2 इयर्स। अच्छा ज़हीम साहब, ये पर्सनल ताल्लुकात अपने आपके प्रोग्राम के बाद में शुरू करवा दो, वक्त बड़ा कम रहेगा। एक बात बताइए, आखिरी बात सिर्फ, कल के जलसे के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल फ्लॉप शो था, इंप्रेसिव शो था, क्या था? नो, ये एक तो उस जलसे से कंपैरेटिवली कम चार्ज और बहुत छोटा जलसा था, और लाहौर ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उस जलसे को किया था। ठीक है, आज के प्रोग्राम था। ऑब्वियसली मैं, मालिक साहब, ज़हीम कादरी साहब, हारून रशीद साहब तो डिसाइड कर नहीं सकते इस मुल्क का इलेक्शन जो है वो, और खोसा साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन डिसाइड तो वो भी नहीं कर सकते। उन्होंने काम उनका सिर्फ ये है कि उन्होंने जो है वो इलेक्शन करा रहा है। अल्लाह उनको एनर्जी दे, अल्लाह उनको सेहत दे। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो तजर्बे और उम्र के लिहाज से बहुत ज़ईफ़ है, बहुत तजर्बेकार है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये इतना अनथक काम है, ये इतना एनर्जी वाला काम है, वो उस परफॉर्मेंस से दे पाएँ जो इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड है। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ क्रेडिबिलिटी के साथ साथ जो है सेहत का होना भी ज़रूरत है, क्योंकि सेहत है तो सारा जहान है। अब आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अल्लाह उनको सेहत दे कि वो इस सारे काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दें और वो थके ना, क्योंकि ये थका देने वाला काम है। मेरी तमाम नेक तमन्नाएं उनके साथ है, पूरी कौम की भी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। इस मुल्क में जो है वो अपोजिशन लीडर जो है वो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर बनते रहे। हमने जितोई साहब को भी देखा, तो उस लिहाज से तो बहुत खुशाइंद बात है कि एक ऐसा नाम सामने आया जिसका ताल्लुक किसी ऐसी पार्टी से बज़ाहिर नज़र नहीं आता। ये आज का प्रोग्राम था व्यूअर्स। नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।